हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें बच्चों आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अदर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ऑलरेडी करा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा ये चैप्टर 5 चल रहा था, जो था आपका अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम जो है इसके 4 टॉपिक्स के नाम के ऊपर रख दिया है। देखो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा अमीनो एसिड, फिर उसके बाद पढ़ा हम इसमें पेप्टाइड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें प्रोटीन और फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लास्ट टर्न पर हमने इसमें अमीनो एसिड कंप्लीट किया। अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज, जिसमें कि अल्फा अमीनो एसिड हम पढ़ रहे थे, बेस मान के चल रहे थे कि वो अमीनो एसिड कर दिया, बाकी अमीनो एसिड आप कर सकते हैं। बीटा के लिए भी कर सकते हैं, गामा के लिए भी कर सकते हैं, डेल्टा के लिए भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अल्फा को लेकर मैंने करा दी, आप चाहें तो बीटा, गामा, डेल्टा इनके लिए भी खुद से कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने 2 टेस्ट कराए थे आपको। फिर उसके बाद टेस्ट के बाद मैंने आपको एक चीज़ दी थी होमवर्क से खुद से रिटर्न करने के लिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैं आशा करती हूँ आप सभी ने वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ भी आया होगा आपको, और आपने अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। अब आगे हम इसमें इसी चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक पेप्टाइड। अब ये पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड दरअसल एक बॉन्ड होता है, एक लिंकेज होती है, जो बनती है आपके अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये अमीनो एसिड दोनों जुड़ गए, बन गए यहाँ पे। ये जो इनका जंक्शन पॉइंट है जिस पर ये बना है, इसको बोलते हैं हम पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या है? एक बॉन्ड है। अब देखो ये बॉन्ड बनता कैसे है। हम सभी जानते हैं प्रोटीन जो है पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का। किसका? अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर है। सबसे पहले ये चीज लिखेंगे, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन। अब देखो हम बात कर रहे हैं पेप्टाइड की, प्रोटीन कहाँ से आ गया? अरे प्रोटीन ही तो आया है। प्रोटीन में ही तो क्या होते हैं? अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन जब मैं पढ़ाऊंगी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। अब देखो हमारा जो अल्फा अमीनो एसिड होता है, ये हमारा कैसे होता है? अल्फा अमीनो एसिड विल कंडेंस टू फॉर्म अ चेन ऑफ पॉलीमर। अब मैंने क्या कहा मैंने कि प्रोटीन जो है अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर है, मतलब अल्फा अमीनो एसिड की बहुत सारी यूनिट्स मिली हैं जब जाकर एक प्रोटीन बना है। ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। तो आप क्या करोगे? अल्फा अमीनो एसिड की एक पूरी चेन बनाओगे। चेन किस तरह से? मैं समझाती हूँ, एक सेकंड रुको ज़रा। चेन किस तरह से बनेगी? जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, जैसे मैंने यहाँ पर ये मार्कर्स ले लिए। एक अमीनो एसिड ये रहा, दूसरा अमीनो एसिड ये रहा, तीसरा अमीनो एसिड ये रहा, चौथा अमीनो एसिड और इसके आगे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपके अमीनो एसिड की क्या होती चली जाएगी? अमीनो एसिड की चेन बनती चली जाएगी। ये देखो चेन बन गई ना, जैसे रेल के डब्बे होते हैं, इसी तरह से। तो यहाँ पर इसी तरह से आपका क्या बनता है? यहाँ से प्रोटीन बनाने के लिए हमें अल्फा अमीनो एसिड की एक चेन बनानी पड़ती है, और चेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अल्फा अमीनो एसिड का कंडेंसेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अल्फा अमीनो एसिड का कंडेंसेशन। आगे हम यही चीज लिखेंगे, अल्फा अमीनो एसिड विल कंडेंस्ड, अल्फा अमीनो एसिड विल कंडेंस टू फॉर्म, विल कंडेंस अल्फा अमीनो एसिड, या फिर सिंगल अमीनो एसिड के लिए भी लिख सकते हो आप, कोई से के लिए भी कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा, कोई प्रॉपर एक नहीं लेके चलेंगे। अल्फा अमीनो एसिड विल कंडेंस टू फॉर्म अ चेन ऑफ
पॉलीमर, चेन ऑफ पॉलीमर, चेन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की एक चेन बनाएगा। पॉलीमर क्यों कहते हैं? n नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, ठीक है, चेन ऑफ पॉलीमर। अब कंडेंसेशन के टाइम पर क्या होता है? ड्यूरिंग कंडेंसेशन, मैं इस चीज लिखा रही हूं आपको, ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ज्यादा पढ़ा नहीं है, नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ड्यूरिंग कंडेंसेशन हाइड्रोजन एटम ऑफ, हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 group, NH2 group and OH, OH of COOH group, of COOH group, COOH group will remove, क्या हो जाएंगे? ये रिमूव हो जाएंगे। किसकी फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे? इन फॉर्म ऑफ H2O। H2O क्या होता है बच्चों आपका? वाटर। विल रिमूव इन फॉर्म ऑफ वाटर, पानी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये रिमूव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो ये आपका किस तरह से रिमूव होगा, मैं आपको केमिकल रिएक्शन करके दिखाती हूँ। ये आ गया आपका NH2, CH2, COOH। चाहो तो यहाँ पर CH रखकर R जोड़ लो, मर्जी है आप लोगों की। इधर मैंने रख लिया एक और NH2। NH2 को मैं ऐसे खोलकर लिख लूँ बच्चों? बताओ, ऐसे खोलकर लिख लूँ मैं NH2 को? यस नो का रिस्पॉन्स किया करो। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हो, एक्टिव स्टूडेंट्स नहीं हो। ये आ गया आपका एक अमीनो एसिड, इसके बाद आएगा आपका दूसरा अमीनो एसिड, ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड O OH, या फिर चाहो तो ऐसे एक ही जगह जोड़कर लिख लो इसमें, ये आ गया O OH। अब इसके बाद रिएक्शन कराते हैं। अब देखो यहाँ से जब हम इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड रखते चले जाएंगे, जैसे आपके ट्रेन के डब्बे होते हैं, एक के पीछे एक, उसके पीछे और, उसके पीछे और, कई सारे डब्बे होते हैं ना एक रेल में, कम से कम 100-200 या ज़्यादा या कम, वो क्या होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। अब देखो इसमें इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड आ रहे हैं। अब यहाँ से आपका ये वाला OH और ये वाला एक H H2O की फॉर्म में आ जाएगा बाहर। कहाँ आ जाएगा? H2O की फॉर्म में आ जाएगा बाहर। जब यहाँ से H2O की फॉर्म में बाहर आएगा तो इस बार बॉन्ड किसके बीच रह जाएगा? इस वाले CO और इस वाले NH के बीच में, समझ रहे हो? इस वाले CO और इस वाले NH के बीच में। भाई ये तो आपका यहाँ से रिमूव हो गया। कौन रिमूव हो गया? ये आपका H2O की फॉर्म में, ये तो बाहर क्या बचा? ये CO बचा और ये आपका NH बचा, ये आपका NH बचा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपका बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? इसी तरह से देखो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? देखो जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 एटम लिए, अब ऐसा भी हो सकता है एक एटम इधर हो, एक एटम इसके इधर रखा हो, एक एटम इसके इधर रखा हो। यहाँ पर ऐसे भी तो अरेंज हो सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ये भी क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है उधर, ये भी इधर रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर चाहो तो पहले सिंगल रिएक्शन के लिए करो, पहले तो चलो इतना ही देख लो, बाद की चीज़ें तो हम बाद में समझेंगे। CH और ये आ गया CO, ध्यान से देखना, CH के बाद CO। अब इससे कौन जुड़ेगा? NH जुड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। बस ये आ गया CH, बस खत्म ही होने वाला है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखो ये जो यहाँ से H2O रिमूव होने के बाद ये CONH लिंकेज जो हो रही है, ये जो CONH लिंक हो रहे हैं आपस में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसी को बोलते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, समझ में आ गया? पेप्टाइड के अंदर बेसिकली हम लिंकेज के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो जब यहाँ से हमने H2O रिमूव कर दिया ना तो CONH यहाँ से आपका प्रिपेयर होगा। CONH जो होता है ये अमीनो एसिड्स को जोड़कर रखता है। क्या करता है? अमीनो एसिड, ये देखो एक अमीनो एसिड ये रहा, एक अमीनो एसिड ये रहा, इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़कर रख रहा है। अब जब ये दोनों अमीनो एसिड को जोड़कर जो रख रहा है तो ये आपका क्या कहा जाएगा? ये आपका कहा जाएगा पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहा जाएगा?
पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आ गई इतनी बात? ये तो हो गया सिंगल के लिए। लिख लो इसमें CONH is used to link amino acids. So this link is known as, it is known as peptide linkage. So it is known as पेप्टाइड लिंकेज। तो ये क्या कही जाती है? पेप्टाइड लिंकेज कही जाती है। पेप्टाइड, सो इट इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एटम के लिए शो किया है तो एक पेप्टाइड। अब ऐसे क्या होता है, अगर दो एटम जोड़े तो पेप्टाइड लिंकेज, अगर मैं 3 एटम जोड़ूंगी तो इस तरह से 2 CONH बनेंगे। तो जब 2 पेप्टाइड लिंक आएंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। ध्यान से सुनिएगा, इसी में चाहे ऐड कर लो। When 3 amino acid will condense, when 3 amino acid condensed, then they will form dipeptide. They will form, क्या बनाएंगे? They will form dipeptide. और अगर n अमीनो एसिड ले लिए जाएं, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो ये क्या बना लेंगे? पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, किस तरह से बनेंगे ये भी मैं समझाऊंगी। पहले इतने को स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम डस्टर ढूंढते हैं तब तक। कहाँ है आपका डस्टर? स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं हमारा डाइपेप्टाइड। इसमें डाइपेप्टाइड कैसे बनता है? इसमें इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहां पर अब हम क्या लेंगे? 3 अमीनो एसिड लेंगे, NH2 CHRCOOH प्लस करेंगे NH2। इस NH2 को मैं क्या करूंगी? खोल कर लिखूंगी इस तरह से, CH2 2 नहीं, CH आएगा। बैलेंसी भी तो बैलेंस होनी चाहिए भाई। बैलेंसिंग नाम की भी कोई चीज होती है केमिस्ट्री में, है ना? तो ये हो गई दूसरा अमीनो एसिड। इसी तरह से मैं तीसरा अमीनो एसिड रखूंगी, CHRCOOH। ठीक है, अब यहां से हम करेंगे एक केमिकल रिएक्शन, जोरदार वाली केमिकल रिएक्शन। जोरदार कुछ नहीं है, सब बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा है। ये देखो, ये OH इस H के साथ बाहर, इसी तरह से ये OH इस H के साथ बाहर। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप एक कंपाउंड से H निकालोगे, एक अमीनो एसिड से H निकालोगे तो दूसरे वाले से OH ही निकलेगा। कभी आप ऐसा कर दो कि उसे पलट कर लिख दो, COH इधर ले और इधर से H और इधर से OH भेज दो। ऐसा कभी मत करना। अगर आप सिमिलर साइड में COOH सिमिलर ग्रुप रख दोगे अगर आप एक दूसरे के सामने, तो रिएक्शन बिल्कुल गलत हो जाएगी। वो रिएक्शन आप बिल्कुल भी आसानी से नहीं कर पाओगे। ग्रुप इस तरह से अरेंज करना, तब जाके रिएक्शन बहुत आसान होगी। ठीक है, कंपाउंड बना दूं तो देखो यहाँ से क्या निकला है, एक H2O इधर से, एक H2O इधर से, 2H2O बाहर। उधर स्पेस नहीं है, नीचे लिखूंगी इसका जो रिजल्ट बनकर आएगा। यहाँ पर क्या बना? NH2 CHR, ये आ गया CO, और CO के साथ कौन जुड़ा बच्चों? NH। फिर यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर R, फिर यहाँ पर CO, फिर CO के साथ NH, फिर इसके साथ CH, फिर इसके साथ R, और यहाँ पर आ गया आपका COOH। अब देखो यहाँ से एक पेप्टाइड ये बन रहा, एक पेप्टाइड ये बन रहा, एक पेप्टाइड लिंकेज ये रहा और एक पेप्टाइड लिंकेज ये रहा। 2 पेप्टाइड बन गए आपके।
कितने पेप्टाइड बन गए हैं? 2 पेप्टाइड बन गए हैं। तो यहाँ से आपका क्या प्रिपेयर हुआ है? डाइपेप्टाइड प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, डाइपेप्टाइड क्या हो चुका है? प्रिपेयर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। पॉलीपेप्टाइड कैसे बनेगा? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकर बनेगा। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकर बनेगा। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे लेंगे मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर लिया मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका, और वहीं दूसरी तरफ ले लिया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसका। ठीक है, कैसे ले रही हूँ? ऐसे ले लिया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये। मैं पॉलीपेप्टाइड बना रही हूँ इसलिए मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो सकते हैं। अब ये तो पॉसिबल कंडीशन है नहीं कि इतने पूरे बोर्ड पे 50-60 मॉलिक्यूल में इस तरह से अरेंज कर दूँ। देख लो 2 ही इतनी जगह में आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? हम अपना जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लगा देंगे। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं? अब यहाँ से हम H2O रिमूव करेंगे। देखो OH यहाँ से और H यहाँ से, H2O की फॉर्म में बाहर। अब ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक उठाओ, अगर आपने नोट किया है तो साथ साथ तो उठाओ, और उसमें देखो कि जब हमने 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे कितने H2O रिलीज हुए थे। जब हमने 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे तो कितने H2O रिलीज हुए थे? भैया आपका एक H2O रिलीज हुआ था। वहीं जब अभी हमने 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे कितने H2O रिलीज हुए थे? 2 H2O रिलीज हुए थे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? अगर 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया तो 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए तो 1 H2O, 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए तो 2 H2O। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक कम मॉलिक्यूल H2O रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ से H2O कितने रिलीज होंगे? n-1 नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, n-1 आएंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अरे इसके बाद आप यहाँ से इसका प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। H2O रिलीज कर दिया, H2O रिलीज कर दिया। अब यहाँ से आपका क्या बचा? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके। मैं बॉन्डिंग शो कर रही हूँ इस तरह से कि आपकी रिएक्शन इधर को भी बढ़ रही है और इधर को भी आगे चली जा रही है। ठीक है, इस तरह से मैंने रिएक्शन शो कर दी। आप सभी ने क्या पढ़े होंगे? पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा, 12th में भी होता है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा आप सभी ने। अब देखो पॉलीमर में क्या करते हैं हम? पॉलीमर में n नंबर रिएक्शन करने के लिए कि बहुत सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम इनके स्टार्टिंग और एंड कॉर्नर को रिएक्टिव शो कर देते हैं कि आगे भी इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे जो है CONH है, ये जो लिंकेज है, जब यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया तो ये पॉलीपेप्टाइड लिंकेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पॉलीपेप्टाइड लिंकेज आ जाएगी। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक होता है कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, अब देखो पॉलीमराइजेशन क्यों कर रहे हैं? जब हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करते हैं तो हम क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं। 12th में आप ये सारी चीज़ें बखूबी पढ़ कर आए हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट चीज़ें करेंगे, शुरू से शुरुआत, वो भी कल के साथ। और अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज करके भेज सकते हैं। देखो आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपके कमेंट्स होते हैं, पढ़ते हैं हम, तो ये कहते हो कि इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं मिलता। देखो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, सबको रिप्लाई करने में टाइम लगता है। अब इसके बाद है आपका टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, फिर उस पर सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां आप ज्वाइन हो सकते हैं और जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।